नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम हिंदी साहित्य की कहानी के विकास को संक्षेप में देख रहे थे और आधुनिक काल तक आते आते किस प्रकार हिंदी की काव्यमय रचनाएं जो है गद्य के रूप में लिखी जाने लगी और वहां से पाश्चात्य प्रभाव के कारण किस प्रकार से हिंदी साहित्य में कहानी तथा उपन्यास लिखे जाने लगे, उसकी विकास को हमने संक्षेप में यहाँ पे देखा था। और मुझे लगता है किशोरीलाल गोस्वामी से लेकर हमने प्रेमचंद तक बात की है और वहाँ से आगे हम परिचय के रूप में ये बातें थोड़ी सी देख रहे हैं। और हमारे पाठ्यक्रम में जो कहानियाँ लगाई गई है वो कहानियाँ थोड़े से आधुनिक जीवन को प्रभावित करती हुई दिखाई देती है। तो पाठ्यक्रम में लगाई गई कहानियाँ जो है उसके विषय वस्तु के बारे में या उनके संदर्भों के बारे में या उनमें जो भी कुछ चित्रण किया गया है उसके संदर्भ में कुछ बातें हमें देखना जरूरी लगता है। तो मैं आपको आज हमारे पाठ्यक्रम में जो लगाई गई कहानियां हैं उनके विषय वैविध्य के बारे में, उसके विषय संदर्भ के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं, ताकि आपको आगे आने वाली कहानियां जो है इन विषय संदर्भों के आधार पर आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं ये कहानियां जो है नई कहानी नए संदर्भ के रूप में हम उसको पढ़ सकते हैं। हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तक में वो बातें दी है, आप उसको स्वयं भी पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं आपके सामने उसको थोड़ा सा रख रहा हूँ ताकि आपको कहानी के विषय वस्तु को समझने में आसानी महसूस हो। तो हिंदी कहानी को हम अब तक परिचय के रूप में देख चुके हैं या उसकी विकास यात्रा को हमने संक्षेप में देखा है। तो आज हमारे पाठ्यक्रम में जो कहानियां हैं उसकी विषय वस्तु कहाँ से प्रभावित है और वो चुनी हुई कहानियां जो है किस प्रकार से है, उसका थोड़ा सा परिचय आपके सामने रख रहा हूँ। देखिएगा, जैसे जैसे दो टुकड़ों में बंटकर देश आजाद हुआ, हम ये बात जो है आजादी के दौरान से हम ले सकते हैं। जिस समय हमारा देश भारत और पाकिस्तान के बीच दो टुकड़ों में बटा और वहां से हम आजाद हो गए और वहां से जो कुछ भारतीय परिवेश जो है किस प्रकार प्रभावित हुआ और वहां से सामाजिक व्यवस्था में किस प्रकार बदलाव आ गया, ये थोड़ी सी बातें जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे जैसे दो टुकड़ों में बंटकर देश आजाद हुआ, गांधी जी राजनीति से अलग हो गए, राजनीतिक ढांचा ऊपर से बदल गया, अंग्रेज चले गए और देशी शासक देश के कर्णधार बन गए। शेष सब कुछ जैसा कि तैसा बना रहा। देखिएगा, अंग्रेजों का शासन काल था और जैसे ही अंग्रेज चले गए वहां पे देशी लोग जो है या देश के लोग जो है वहां पे शासन चलाने लगे और वहां पे सिर्फ बदला ये था कि जो राज करने वाले व्यक्ति थे वो चले गए थे और देश के व्यक्ति जो है वहां पे अब राजा या शासक बने हुए थे और देश की जो व्यवस्था थी सब की सब जैसी की वैसी बनी हुई थी। साम्यवादियों ने इसे अधूरी आजादी कहा। जो साम्यवाद का जो कुछ मान्यता या उसको स्वीकार करने वाले जो लोग हैं उसने इस आजादी को आधी अधूरी आजादी कहा। उन्होंने पहले ही कांग्रेस से संयुक्त मोर्चा तोड़ लिया था। अर्थात हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर विचार किया जाए तो कांग्रेस जो राजनीति में आई हुई पार्टी जो है सबसे पुरानी मानी जाती है और वहां से ये बात शुरू हो जाती है। तो कांग्रेस से जो मिलजुल कर जो साम्यवादी काम कर रहे थे उन्होंने अपना अलग रास्ता चुन लिया था। नतीजा यह हुआ कि बड़े जमींदारों और पूंजीपतियों का दबाव कांग्रेस पर बढ़ गया था। अब वे शासक दल पर हावी हो गए थे। मतलब बड़े बड़े जमींदार थे, बहुत बड़े बड़े पूंजीपति थे जिनके पास बहुत सारी संपत्ति थी। इन लोगों का दबाव जो है तत्कालीन शासक वर्ग पर जो है बना हुआ था। गरीब जनता पर शोषण और अन्याय बढ़ गया था। तत्कालीन समय में गरीब जनता पर शोषण और अन्याय के जो भी घटनाएं हैं वो बढ़ गई थी। कहानी के लिए यह काल उलझनों से भरा था। हिंदी कहानी उस दौरान जब लिखी जा रही थी तो बहुत उलझने उनके सामने थी, तत्कालीन लेखकों के सामने, इसलिए हिंदी कहानी उलझनों भरी थी। पुराने लेखकों ने अपने को समेटना शुरू कर दिया था। जितने भी हिंदी के पुराने लेखक थे उन्होंने अपने रचनाओं को, अपने विषय वैविध्य को समेटना शुरू किया था। प्रगतिशील कथाकारों का रोमानी यथार्थवाद आजादी के साथ और भी फीका पड़ गया था। अर्थात 1936 तक आते आते वहां पे प्रगतिवादी रचनाएं जो है लिखी जाने लगी। मतलब समाज सुधार की बातें वहां पे रचनाओं में आने लगी थी और उनके द्वारा
रोमानी यथार्थवाद ये आजादी के साथ साथ जो चलाया जा रहा था वो भी फीका पड़ने लगा था। नई नई कहानी का उदय ऐसे ही वातावरण में हुआ। लगभग 1950 के बाद हमारे हिंदी साहित्य में नई कहानी का उगम जो है वहां पे हुआ दिखाई देता है। लेकिन सारे विघटन और तोड़फोड़ के बावजूद नई पीढ़ी ने आजादी को आशा और उत्साह के साथ स्वीकार किया। मतलब इतना सब कुछ हो गया था भारत के बारे में, बहुत कुछ तोड़ जोड़ किया गया था, और उसके बाद जो आई हुई पीढ़ी थी उसने भारत के इस आजादी को जो है बहुत ही आशा और उत्साह के साथ वहां पे स्वीकार किया था। उन्हें अपनी पूर्ववर्ती कथाकारों की कमजोरियों को देखने समझने का मौका मिला था। मतलब तत्कालीन जितने भी नए जो लेखक बन गए थे उन्होंने उसके पूर्ववर्ती जितने भी लेखक और रचनाकार थे उनकी स्थितियों को उन्हें देखने को मौका मिला था। सामाजिक संदर्भों के वास्तविक चित्रण से शुरू करके उन्होंने उस समय की सामाजिक स्थितियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। सामाजिक संदर्भों के बजाय वहां पे उन्होंने सामाजिक स्थितियों के ऊपर लोगों का ध्यान वहां पे आकर्षित करना शुरू किया। जनता के सुख दुख के कथानकों को सामाजिक संदर्भों से उठाकर इन्होंने अपनी कहानियों में इस तरह प्रस्तुत किया जैसे वे इस असल स्थिति को समाप्त करने के पक्षधर हो। मतलब संदर्भ की बजाय अब समाज की बात वहां पे लिखी जाने लगी थी, और समाज में जो भी कुछ घटित होता है और उस घटनाओं को जो है रचनाकारों ने वहां पे स्थान दिया था। परिणाम ये हुआ कि ये सामाजिक जो भी कुछ दुविधाएं थी उसकी स्थिति को वो समाप्त करने के वो एक प्रकार से पक्षधर बने हुए थे। गांव, कस्बों, छोटे शहरों और दूर दूर के आंचलों का जीवन कहानी में रूपायित होने लगा था। मतलब छोटे छोटे गांवों का, कस्बों का जो है जीवन जो है, चित्रण जो है वहां पे कहानियों में लिखा जाने लगा था। फणीश्वर नाथ रेणु ने अपना उपन्यास मैला आंचल और मार्कंडेय का कहानी का संग्रह 1954 में प्रकाशित हुए किया। लोगों का ध्यान एक बार फिर गांव की ओर गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सामाजिक स्थितियों के विषय को वास्तविक चरित्रों और कथा प्रसंगों में उद्घाटित करने में नए लेखकों ने असाधारण वास्तविकतावादी दृष्टि का परिचय दिया था। मतलब हिंदी साहित्य के भीतर फणीश्वर नाथ रेणु जी का एक नाम जो है इस रूप में लिया जाता है कि जिन्होंने आम आदमी की या दबे कुचले आदमी की बात जो है अपने रचनाओं में की है। उनके द्वारा लिखा गया मैला आंचल नामक उपन्यास जो है ये आदिवासी लोगों के जीवन यापन पद्धति को वहां पे दर्शाता है, और उनकी जो भी रोजमर्रा की जिंदगी है उसका उन्होंने इस उपन्यास में चित्रण किया है। और उसके बाद राजेंद्र यादव की जहां लक्ष्मी कैद है, अमरकांत की डिप्टी कलेक्टर, शेखर जोशी की बदबू, मोहन राकेश की मवाली, मार्कंडेय की हंसा जाई अकेला, कृष्णा सोपती की बादलों के घेरे, मन्नू भंडारी की चिट्ठी सच है जैसे अनेक जो है सफल कहानियां इसी बीच लिखी गई। मतलब जैसे जैसे 1954 के बाद ये जो कहानी का दौर शुरू हुआ जिसमें गांव कस्बों की बात लिखी जाने लगी, साथ ही साथ जो भी कुछ राजेंद्र यादव, अमरकांत, शेखर जोशी, मोहन राकेश जैसे लेखक जो है उन्होंने भी अपने कहानी संसार को या उस कहानी संसार के विषय वैविध्य को जो है थोड़ा सा उस रूप में लाने की कोशिश की है। 60 के आसपास आते आते नए लेखकों की एक और पाव कहानी में उभरने लगी। मतलब 1960 का जो वर्ष है वहां पे नए लेखकों ने जो है अपनी एक अलग ही पहचान वहां पे सामने लाई, जिसमें थे ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया और इसराइल का नाम मुख्य है। अर्थात 1960 के बाद जो आए हुए जो नए रचनाकार हैं जिनके नाम मैंने अभी गिनाए थे, फिर से एक बार दोहराता हूं। 1960 के बाद आए हुए ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया आदि जो हिंदी साहित्य के जो लेखक हैं उन्होंने आते ही हिंदी कहानी विश्व को जो है एक नई दिशा दी और नए रूप में जो है उस विषय को वहां पे प्रस्तुत करने लगे। सामाजिक राजनैतिक स्थितियों में से जिस परिवर्तन की आशा नई कहानी के दौर में लेखकों ने की थी वह पूरी नहीं हुई। मतलब सामाजिक राजनीतिक जो भी स्थितियां बनी हुई थी
इसमें जो भी कुछ परिवर्तन की जो आशा वहां पे उस दौरान की गई थी वह पूरी जो है नई कहानी के द्वारा नहीं हुई थी। जनता पर पूंजीपतियों और जमींदारों का शिकंजा और भी कसता गया। सामाजिक संदर्भों में इतना कुहासा छा गया कि इस दौर के लेखकों ने एक बार फिर व्यक्तियों के अनुभव द्वारा यथार्थ को परखने की बात उठाई और कहानी के क्षेत्र को सीमित कर दिया। मतलब हम देखते हैं कि जैसे जैसे 1950 के बाद हिंदी कहानी का दौर बदला था और वहां पे समाज में घटित होने वाली घटनाओं को स्थान दिया जाने लगा, लेकिन 1960 तक आते आते हम ये देखते हैं कि मनुष्य की व्यक्तिगत स्थितियों के आधार पर वहां पे कहानियां लिखी जाने लगी और फिर से एक बार हिंदी का कथानक जो है या हिंदी की कहानियों की कथा वस्तु जो है सीमित होती हुई हम देख सकते हैं। लेकिन यह स्थिति बहुत देर तक नहीं चली। जनता में बढ़ते हुए विरोध और आक्रोश के कारण सारे देश में व्यापक आंदोलन हुए। हम देखते हैं कि व्यक्तिगत स्थितियों को लेकर जो भी कहानियां लिखी गई ये ज्यादा देर तक नहीं चली है। बाद में जनता में आक्रोश और विरोध बढ़ता गया और ये सामाजिक आंदोलन जो है व्यापक होता गया। संघर्ष और परिवर्तन की चेतना जो मनुष्य की नियति है फिर कहानियों में उदित हुई, अर्थात फिर से एक बार सामाजिक चेतना, सामाजिक संघर्ष जो है कहानियों में लिखा जाने लगा। आज अनेक नए कथाकार अपनी कहानियों के द्वारा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया तेज करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। मतलब एक दौर ऐसा आया था हिंदी कहानी में कि उस समय कहानी जो है व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तिगत अनुभवों के ऊपर लिखी जा रही थी, लेकिन वो समय जो है या वो जो दौर जो है ज्यादा देर तक नहीं चला। लेकिन सामाजिक संघर्ष और सामाजिक आक्रोश के कारण, सामाजिक विरोध के कारण फिर से एक बार हिंदी कथानक में या हिंदी कथा वस्तु के रूप में वहां पे सामाजिक परिवर्तन की बातें जो है वहां पे लिखी जाने लगी और कहानियों के रूप में हम अगर विचार करें तो वहां पे नए नए लेखक जो है समाज को लेकर वहां पे लिखने लगे। और आज लगभग हिंदी कहानी आज विश्व में एक ऐसा साहित्य है कि जिसमें हिंदी कहानियों को विशेष महत्व प्राप्त हुआ है, जिसमें लेखकों ने जो है अपने स्तर पर सामाजिक स्थितियों को वहां पे उजागर करने की कोशिश की है। और उनके लिखने के उद्देश्य को अगर हम परखेंगे तो वहां पे यही चीज सामने आ जाती है कि जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है उसका समूल नाश हो और न्याय की जो कुछ मांग है इन कहानियों के माध्यम से आज हो रही दिखाई देती है। हम आगे जो भी कहानियां पढ़ने वाले हैं उन कहानियों में ये जो आए हुए जो संदर्भ है किस प्रकार वहां पे रूपायित हुए हैं, उसका चित्रण किया गया है, उसको हम एक एक कहानी के माध्यम से देखने ही वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये विषय की जो विविधता है ये हिंदी कहानी में निरंतर जो है वहां पे परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। कुछ समय वह व्यक्तिगत हो गई और कुछ अंतराल बाद वो सामाजिक हो गई। तो इस दिशा से हिंदी साहित्य में आज भी कहानियां जो है उस रूप में लिखी जा रही है और आज बहुत सारे ऐसे साहित्यकार जो है आज सामाजिक आंदोलन के तौर पर या सामाजिक परिवर्तन के तौर पर अन्य अत्याचार के विरोध के रूप में वहां पे लिख रहे हैं। इसमें दलित विमर्श की बात हम ले सकते हैं, इसमें स्त्री विमर्श की बात ले सकते हैं, इसमें आदिवासी विमर्श की बात ले सकते हैं। मतलब आए हुए दौर में वर्तमान काल में आज हिंदी साहित्य में स्त्रियों से संबंधित या महिलाओं से संबंधित स्त्री साहित्य लिखा जा रहा है, स्त्री विमर्श लिखा जा रहा है। शोषण जिनका शोषण हो रहा था, दलितों के बारे में दलित विमर्श के रूप में वहां पे बातें लिखी जा रही है। आदिवासी जो आज तक विकास की राह से कोसों दूर थे उनके बारे में भी आज हिंदी साहित्य में लिखा जा रहा है और आदिवासी विमर्श जो है उसको मुखरित कर रहा है। तो मुझे लगता है आज हिंदी साहित्य जो है उस बहुत बड़े तबके तक पहुंच गया है या बहुत आयाम जो है उसके बन गए हैं, जिसमें किन्नर विमर्श भी कह सकते हैं, कृषक विमर्श भी कह सकते हैं। मतलब किसानों से संबंधित जो भी कुछ समस्याएं हैं वो कृषक विमर्श के अंतर्गत आ जाती है। किन्नरों की क्या समस्या है, अर्थात तृतीय पंथी लोग जो है उनकी समस्याएं वहां पे किन्नर विमर्श के अंतर्गत वहां पे लिखी जा रही है। तो इस रूप में समाज का हर एक तबका जो है आज लिख रहा है। इसलिए हिंदी साहित्य जो है दिन ब दिन जो है परिवर्तित या विकसित होता जा रहा है। और मुझे लगता है कि एक साहित्य के बारे में एक ऐसी बात कही जाती है कि साहित्य समाज का आईना होता है। तो मुझे लगता है कि इतने सारे आयाम बढ़ रहे हैं, इतने सारे लोग जो है
आगे आकर लिख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आईने में सब कुछ दिखता है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में आज सब कुछ लिखा जा रहा है। उस दृष्टिकोण से अगर विचार किया जाए तो सामाजिक परिवर्तन लाने में, सामाजिक जागरूकता लाने में आज हिंदी साहित्य जो है एक जीवंत मशाल के रूप में वहाँ पे काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये हिंदी साहित्य की एक बहुत बड़ी देन है, जिससे आज समाज जो है सही राह पर संघर्ष करते हुए, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हुए वहाँ पे अपना रचना संसार जो है वहाँ पे विकसित कर रहा है। तो इस दृष्टिकोण से अगर विचार करेंगे तो हमारा कहानी साहित्य अत्यंत समृद्ध है। इसमें से चुनी हुई कहानियाँ हम पाठ्यक्रम में देखने वाले हैं। तो अगले लेक्चर में मैं अगली जो हमारे पाठ्यक्रम की जो कहानी है उसको लेकर आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।